हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 2 वीपीओ एग्ज़ाम यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो होने वाला है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये दूसरा प्रैक्टिस होगा जिसमें 100 क्वेश्चन टोटल आने हैं। तो 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट ये हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह किसने कहा है? यह वाक्य जो किसी के द्वारा कहा गया है, ये बात बताना। ठीक है, इसका पहला प्रैक्टिस जो हो चुका है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको प्लीज़ जाकर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैनल पेज पर जा सकते हैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह वाक्य जो किसके द्वारा कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। यह कथन जो है लास्की का है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्की महोदय। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्य करते हुए प्रथम अनुभव जो है प्राप्त होता है इनके द्वारा। तो ये कथन जो है इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं। ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये 2010 से स्टार्ट किया गया था। ये क्यों मनाया जाता है? तो चूंकि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम जो पारित हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती को संवैधानिक बनाने के लिए जो है ये लागू किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए जो है हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है, किसके स्तर पर गठित होती है, ये बताना। तो जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली है उसके तहत अगर पंचायती समिति का गठन जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होता है, या फिर इसको हम हिंदी में खंड भी कह सकते हैं, खंड स्तर पर। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, खंड स्तर पर। पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, और जो कि ये जो है खंड जो स्तर है ये मध्यवर्ती स्तर होता है, जिसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय? तो संविधान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो होता है वो राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद भी याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है पंचायतों का चुनाव होता है। तो 243 के तहत जो है पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। इस निर्णय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों का चुनाव करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? तो ये याद रखिएगा, धारा भी पूछा जा सकता है, कौन सा धारा है जिसमें महिलाओं का आरक्षण की बात किया गया है? तो उस धारा का नाम है 11A। ठीक है, 11A का चौथा है 11A का 4, जिसमें आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? तो ये बुलाया जाता है जो है 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के जब 1/5 सदस्यों से मांग पर जो है ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा, तो वो 30 दिन के अंदर बैठक बुलाया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सॉरी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो दिया गया है
इसमें अगर ऐसे आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य 1959 में जो है आंध्र प्रदेश रहा था। और अगर हम बात करें तो देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला अगर पहला जिला की बात करेंगे तो नागौर जिला था। नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो अगर पहला जिला की बात करेंगे तो नागौर जिला राजस्थान हो जाएगा। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। लेकिन अगर पहला राज्य की बात करेंगे पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए, तो पूरे प्रदेश की जब बात आएगी तब आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करिएगा, इसमें राजस्थान मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाता था पंचमंडली। ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको हम मतलब गुप्त काल में महत्तर या फिर इसको ग्रामीक कहते थे। ठीक है, महत्तर या फिर ग्रामीक कहते थे, जो कि ग्राम सभा का क्या था, मुख्य सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो ये किस अंग्रेज के द्वारा घोषित किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषित किया गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू ने 1917 में यह घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य जो है भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था जो है स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है 1989 में। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1995 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का क्या महत्व है? पंचायती राज का महत्व क्या है ये बताना। तो पंचायती राज का महत्व इनमें से अगर बात करेंगे तो स्थानीय सरकार की स्थापना करे, ये एक महत्व होता है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी होती है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना ये भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास योजना तैयार करिए और उससे संबंधित क्षेत्र पंचायत को जो है इसे तैयार करना, जिससे विकास कार्य में बाधा ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायतियों की बात करेंगे तो 6 ग्राम पंचायत समितियां हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी हैं याद रखिए, नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है, नियोजन एवं विकास समिति है पहली समिति है। दूसरी समिति का नाम है शिक्षा समिति। ठीक है, तीसरी समिति का क्या नाम है, निर्माण कार्य समिति, ये तीसरी समिति हो गई। चौथी समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसके बाद पांचवी आती है प्रशासनिक समिति आती है। छठवीं कौन सी है? छठवीं है जल प्रबंधन समिति। ठीक है, तो ये 6 समितियां जो है उत्तर प्रदेश में निर्धारित की गई हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नियुक्ति होती है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। आंसर जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पीठासीन अधिकारी बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, जो कि सही है। ये इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा किया जाता है, गलत है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल नहीं करता। ठीक है, पंचायत निर्वाचनों के संचालन, अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जो है राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन की नियुक्ति होती है। तो गलत कथन यही हो जाएगा, बी पार्ट। बाकी ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, सही है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन की पहचान बताना है, उसमें से गलत कौन सा है? तो पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, जो कि सही है। पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, भी सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि ये अभी गलत है। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट गलत कथन है, इसके लिए आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अलग से 50% की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का इसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा। तो इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है ये बताना है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के पहला में जो है किया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है इनमें से। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजना है। ये सभी प्रावधान जो है राज्य के विवेक पर आधारित होता है। राज्य चाहे तो दे चाहे तो ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 72,233 रही थी, और साथ ही साथ न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी उस समय। ये डाटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है इनमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो NRHM के तहत नहीं आता। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत किया गया था ये याद रखिए, 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से यह प्रमुख योजना शुरुआत किया गया था, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि आशा योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष। ठीक है। इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, ये सभी मतलब इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण के कुल कितने चरण हैं। तो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल चरणों की अगर हम बात करें तो 5 चरण हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 चरण। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित जो है केंद्रित कार्यक्रम है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। इनमें से अगर हम बात करें तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जिसमें है मनरेगा भी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो ही गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो ही गया। ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ये भी इसके अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी आता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये भी आता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका मेंशन किया गया है, इसका नाम लिखा गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना आता है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम आदि जो है ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 से 2026 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 42.2 लाख करोड़ रुपए का आकलन किया गया, जो कि 15वें वित्त आयोग का आकलन है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कौन कौन होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा सकता है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट 40% दिया जा सकता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करता है इसमें से। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें से देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सुधार के लिए उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। इसके अलावा राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान की सहायता करना, ये सभी जो है सिफारिश करता है राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायतों द्वारा लिखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पंचायतों द्वारा अगर हम बात करेंगे तो वो होता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति जो है किसके पास होती है। तो ये जो होता है ये राज्य सरकार के पास होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है इनमें से। तो ये होता है धारा 7 के अंदर। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, धारा 7। ठीक है। धारा 7 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चिकित्सा अधिकारी जो होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो कार्य करता है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना ऐसी परियोजना होती है जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। समर्थ अभियान की अवधि क्या है? तो समर्थ अभियान की अवधि की बात करेंगे तो 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक का जो है इसका अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि है। और समर्थ अभियान कब शुरुआत हुआ था? तो 1 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था और ये 15 अगस्त 2023 तक चला था। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर CSC किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय की पहल है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। आंसर जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र आवास योजना, इसकी योजना की प्रारंभ कब हुई? तो ये शुरुआत हुआ था 1999-2000 में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को परिवारों को जो है आवास उपलब्ध कराना इसका मेन लक्ष्य था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1993 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? तो ये अप्रैल 1990 में शुरुआत किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, अप्रैल 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काम के बदले अनाज योजना का और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कौन योजना में शुरू कर दिया गया था? तो वो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नरेगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 2005 में शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य एक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के भीतर रोजगार गारंटी देना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई और वो किसके तहत हुआ? मतलब कब हुआ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो CSC पर इनमें से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी सेवाएं इनमें से। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड और नामांकन, ई नागरिक सेवाएं, चुनाव कार्ड, पेंशन सेवा, पैन कार्ड, ये सभी जो है कहाँ से प्रदान किया जाता है? ये जो है जन सेवा केंद्र से। अगला क्वेश्चन है BLE क्या होता है? VLE की बात करेंगे तो ये जो है VLE वो प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है और वो ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? निम्न में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र होता है, परिवार रजिस्टर होता है, उपस्थिति पंजिका होती है और ये तीनों होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, उपयुक्त सभी। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले, ठीक है, संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है? तो वो करता है ग्राम पंचायत। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत करता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2000-2001 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रारंभ में से 12 जिलों में शुरू किया गया था। इसके बाद जो है चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जिलों में जो है संचालित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने % होता है? तो सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान जो होता है वो 20% होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पंचायत सचिव से भी किया जाता है, पंचायत अध्यक्ष से और प्रधान से भी। तो आंसर हो जाएगा इन सभी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
और पंचायत द्वारा जो है 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। तो देखिए, शिकायतों को सुनकर, ठीक है, कारगर ढंग से समाधान करके और सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, ये भी होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से लागू करने के लिए शिकायतों को सही से सुनने और उनका कारगर ढंग से समाधान करने की व्यवस्था करने के लिए सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए जो है सुलभ होने चाहिए। नागरिकों की शिकायत पर समय पर जो है निवारण ना केवल असंतोष को कम करता है, बल्कि जो है पंचायत के कामकाज में भी सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2019। याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2019। ठीक है, 2019 को आज़ादी के दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JSY। ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी JSY करके भी पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत किया गया था PMJSY का। तो इसकी शुरुआत हुआ था वर्ष 2005 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG में कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है। तो ये किया गया है 9 विषयों के साथ। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये धसपड़ गांव को दिया गया, जो कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अल्मोड़ा कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसको नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी इनमें से, कार्यक्रमों का अन्वेषण करना, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन करना, योजना और नीति बनाना, इनमें से कौन सा काम बताना है ग्राम विकास मंत्रालय का होता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो चारों काम ग्राम विकास मंत्रालय करता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 2000 में। आंसर बी अब ऑप्शन हो जाएगा, दिसंबर 2000 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरुआत किया गया था। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरुआत हुई थी 1975 में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना किस राज्य की योजना है। तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसको जो है वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर शुरुआत किया गया था। कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। और हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गांव के आधारभूत संरचनाओं में संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो कच्चा बेघर मकान बनाने वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा, मुख्य सड़क नेटवर्क और 12 मासी सड़क संपर्क बनाना। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप जो है किया जा सकता है। ग्राम स्वराज की संकल्पना जो है किसने दिया था। तो ग्राम स्वराज की संकल्पना की अगर हम बात करेंगे तो ये दिया गया था गांधी जी द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का घोषणा कब किया गया था। तो इस योजना की घोषणा हुआ था अप्रैल 2017 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अप्रैल 2017। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। आदर्श ग्राम पंचायत में कौन सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता व हरित पंचायत, ये तीनों जो है सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरित पंचायत भी आता है और स्वास्थ्य पंचायत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मृत्युकरण के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है जिला रजिस्ट्रार। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था जो है डी पार्ट हो जाएगा, दिसंबर 1947 में पारित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया। तो स्वतंत्रता के बाद ये आया था 1969 में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 1969। ठीक है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो ग्राम पंचायत सचिव होता है जो मदद करता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे ग्राम पंचायत से संबंधित 65 क्वेश्चन। अभी हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आगे देखेंगे। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वो होता है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को
किसके रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है वो क्लॉक स्पीड के रूप में जो है जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरीके से इसमें 3 जगह भरना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी? तो इसमें अगर हम देखें तो कंप्यूटिंग जो होता है ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। साथ ही साथ और पारंपरिक जो कंप्यूटर होता है वो डेटा और सूचना पर ध्यान करता है, ठीक है, डेटा और सूचना पर ध्यान करता है। तो इस तरीके से आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनएलपी के संबंध में इनमें से एनएलपी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए एनएलपी की बात करें तो एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। इस तकनीक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने, हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एनएलपी कंप्यूटर को मनुष्यों के साथ उनके भाषाओं में संवाद करने में मदद करता है। ये बहुत समय कुशल है। एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक की आवश्यकता हो सकती है। एनएलपी जो होता है एक अप्रत्याशित होता है, जबकि ए पार्ट में लिखा है प्रत्याशित है, ई के गलत हो जाएगा। बाकी और सारे इसके लिए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से दिया गया है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है विशाल डेटा, बिग डाटा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? इनमें से तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्लाउड शैनन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्लाउड शैनन। अगला क्वेश्चन है, एमएसडी का क्या अर्थ होता है? सॉरी, एसएसडी का क्या अर्थ होता है? एसएसडी मीन्स होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है और यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव याद रखिएगा। MOEMS का फुल फॉर्म क्या है ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? इनमें से तो व्यू, मेलिंग्स, होम में तीनों आता है, लेकिन डेटा जो होता है डेटा इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं ऑटोफिल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोफिल जो होता है ऐसे मान होते हैं जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल कर लेता है। सॉरी, ऑटोफिल जो ऐसा होता है जो पूर्व निर्धारित मानों के साथ जो है ऑटोमेटिक रूप से फील्ड को भर लेता है, उसको जो है ऑटोफिल कहते हैं। इसमें दिया गया इंस्टेंट फिल। इंस्टेंट फिल मतलब कि ऐसे मान जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर उपयोग के समय ही फिल करता है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंट फिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट जो है sans सेरिफ है? इनमें से कौन सा फॉन्ट जो है sans सेरिफ है? तो एरियल जो फॉन्ट होता है ये sans सेरिफ के अंतर्गत आता है। sans सेरिफ फॉन्ट में हेल्वेटिका आता है, अवंतगार्ड आता है, एरियल है, जिनेवा है, ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। sans सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं? पढ़ने में कठिन होते हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो पहले व्यू को पर जाएंगे, इसके बाद विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे और विंडो जो है 2 भागों में बट के हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज BCC डिनोट व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल? यानी कि ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? तो ईमेल भेजते समय BCC की अगर हम बात करें तो BCC का मतलब क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक CC भी होता है ईमेल में, तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? इनमें से तो वो हो जाएगा सी पार्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि नॉन इंटरैक्टिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है,
कंप्यूटर के बारे में अगर कथनों की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, जो कि गलत है। कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से बना होता है, ठीक है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है, ये भी गलत है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, ये भी गलत है। आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में थ्योरी पोर्शन पढ़ना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं करा रहा हूँ वहाँ से, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे 2 चैप्टर हो चुका है, हार्डवेयर और कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखेंगे आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है, तो आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? तो वह नगरों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़े आते हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। तो सी पार्ट हो जाएगा, कानपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया था? तो कन्या सुमंगला योजना के प्रचार के लिए लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए जो है इसकी शुरुआत किया गया था। कन्या सुमंगला योजना की अगर हम बात करें तो कब स्टार्ट किया गया था? तो 25 अक्टूबर 2019 को ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था बालिकाओं को सशक्त बनाना। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार की कन्या जन्म लेगी उसको 15,000 रुपये दिया जाएगा, इसमें ये जो है प्रावधान था, ठीक है। और हर परिवार के से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में जो है लाभार्थियों की बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक के उत्तीर्ण होने तक का सरकार प्रोत्साहन रूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये राशि प्रदान करेगी, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का इनमें से अगर हम बात करें तो विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए जो है मुख्य उद्देश्य है इसको वृद्धि करना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। कब शुरुआत किया था? 15 अगस्त 1996 को ये शुरुआत किया गया था ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएससी विद्रोह हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? इनमें से तो वो है सहरिया जनजाति। बाकी चेरो जनजाति, गोंड है, खरवार है, सभी वाराणसी जिले में जो है निवास करती है। सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में निवास करती है, ललितपुर में निवास करती है सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण जो है गोरखपुर से प्रकाशित होता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐतिहासिक मेला जो है जल विहार का मेला बुंदेलखंड बताया है, जो कि ये सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया गया है, जो कि गलत है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या किए थे? तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं मोक्ष इन्होंने प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो काशी को भारत का एथेंस जो है कहा गया था बर्नियर के द्वारा, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी, इनमें से बताना कौन सा। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। इसके अलावा अब बताने कि इन दोनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर की बात करें तो केवल पहला सही है, ठीक है। कब जो है कुशीनगर में उद्घाटन किया गया था? तो 20 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट जो थी श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। और उत्तर प्रदेश में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या और जेवर में अभी जो है निर्माणाधीन है। जेवर कहाँ है? नोएडा में, ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कोयला का भंडार जो है सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये सोनभद्र जिले में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है इनमें से? तो उस शहर का नाम है प्रयागराज। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रयागराज अगर हम बात करें तो तीनों और निर्यात विकास क्षेत्र के केंद्र के अंतर्गत आते हैं। आगरा, खुर्जा और मेरठ, ये तीनों आते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं इनमें से किसमें? तो इनमें से सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं होती हैं। आंसर इसका बी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कानपुर में है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। कानपुर में इसका मुख्यालय मार्च 1961 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया और किसके नाम पर रखा गया है? तो अभी इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो हो जाएगी रिहंद परियोजना। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि सोनभद्र जिले में बना हुआ है, सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में। ठीक है, पिपरी गांव याद रखिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण बांध है जो कि रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वही राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। अब वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगा राई और सरसों। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राई और सरसों। और इसका अगर हम बात करें, तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की जो है संकल्पना दी गई थी। तो पीली क्रांति का संबंध जो किससे है? तिलहन फसल से, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको पुण्य मिलेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।